वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस समय हम आर्द्र भूमियों से होकर गुजर रहे थे, रामसर साइट्स को देख रहे थे। तो राज्यवार रामसर स्थलों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, स्टेट वाइज आप देखेंगे। देखिए इस टेबल में थोड़ा सा ये टेबल काफ़ी ठसम ठस भरी हुई है, भीड़ भाड़ यहाँ ज़्यादा है। तो हम एक कॉलम पहले देखकर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम को देखेंगे। यहाँ कॉलम से मेरा तात्पर्य है ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, ये वाला हिस्सा। इसमें क्या है, क्रम संख्या दी है, यहाँ राज्य का नाम दिया है, यहाँ कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं उनकी संख्या दे रखी है। ऐसे ही करके इधर फिर देखिए क्रम संख्या दी है, राज्य दिया है और यहाँ पर उनके अंदर कितने रामसर पाए जाते हैं वो संख्या दी। फिर वैसे ही यहाँ पे फिर एक अगला क्रम शुरू हो गया है। तो हम एक से देखते हुए नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। तो ये इसलिए पहले बता दिया जा रहा है ताकि स्क्रीन को अगर जरा ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाए बताने के चक्कर में तो आप इरिटेट मत होइएगा। यहाँ स्थिर रखकर स्क्रीन को नहीं पढ़ाया जा सकता है, मतलब टेबल ऐसी है कि स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया, देखें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, पीछे ही बता दिया गया 14 है। उत्तर प्रदेश में 10 है, ये दूसरे नंबर पर पहुँच गया है, पहले नंबर पर था, सबसे ज़्यादा हमारे पास ही थी लेकिन अभी तमिलनाडु आगे निकल गया। मतलब ये है कि कुछ और पोखरियाँ और गढ़ियाँ हमें खोजने की आवश्यकता है और यूपी में इसकी कोई कमी नहीं। इसके बाद पंजाब, तो पंजाब में 6 हैं, ठीक ठाक मात्रा में है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल इन आर्द्र भूमियों का नहीं है, हमने पीछे देखा था, छोटी छोटी है। जम्मू कश्मीर में 5 हैं टोटल और 5 के बाद जो बाकी नंबर है वो यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए उड़ीसा में कितनी है, टोटल 6 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में भी 4 हैं और हिमाचल में सिर्फ 3 है। अब वापस ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा ये 14वें नंबर से, माफ़ कीजिएगा 9वें नंबर से, ठीक है, 14 तो ये तमिलनाडु राज्य में आर्द्र भूमियों की संख्या है। 9वें नंबर से देखिएगा केरल राज्य। केरल राज्य में टोटल जो रामसर साइट है वो कितनी है, 3 है। और इसके बाद आप देखें महाराष्ट्र में 3 है, पश्चिम बंगाल में 2 है, राजस्थान में 2 है। और नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए लद्दाख में 2 है, ठीक है, हरियाणा में 2 है, त्रिपुरा में 1 है और कर्नाटक में 1 है। वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ देखिए गोवा में सिर्फ 1 आर्द्र भूमि है, मणिपुर में भी 1 है, उत्तराखंड में भी और असम में भी, सब जगह 1-1 दिखाई दे रही। नीचे कुछ बच गया है, हाँ यहाँ देखिए 21, 22, 23, आंध्र प्रदेश 21वें नंबर पे आप देख रहे हैं और यहाँ पर आर्द्र भूमियों की संख्या सिर्फ 1 है। मिजोरम और बिहार में भी 1-1 आर्द्र भूमि ही पाई जाती है। तो ये रामसर स्थलों की संख्या हमने राज्यवार देखी है। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम है वो यूपी के रिस्पेक्ट में है। यहाँ हम स्थानों के नाम देखेंगे, मतलब रामसर स्थलों के, उनकी अवस्थिति को बाकायदा देखेंगे। घोषित होने की तिथि हालांकि हमने पीछे इस पर डिस्कस किया है, तो इसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कौन सी बाद में शामिल हुई है, कौन सी पहले की शामिल है, ये पता होना चाहिए। साथ में क्षेत्रफल दिया है। तो महत्वपूर्ण इसमें आपका स्थल का नाम है और उसकी स्थिति है। क्योंकि आप यूपी से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के सिर्फ जिले आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा मतलब कम संभावना दिखती है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होनी चाहिए, तो यहाँ इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है, इसे फालतू मत समझिएगा। ये कभी कभी क्या होता है ना, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो क्षेत्र, उसका कुछ खास नाम हो तो वो दे दिया जाता है। अगर आप स्टेट PCS दे रहे हैं तो उसमें ये बारीक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हैदरपुर वेटलैंड जो है ये बिजनौर से करीब 10 किलोमीटर, मतलब इसमें लैंडमार्क के तौर पे आप बिजनौर को ले सकते हैं। हालांकि ये बिजनौर से करीब 10 किलोमीटर के फासले पर है। दिसंबर 2021 में शामिल हुआ था, 69.08, 70 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। नवाबगंज जो है वो यूपी में सबसे छोटा रामसर साइट है, उन्नाव में है, 2019 का है, 2.2 के आसपास इसका एरिया है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो गोंडा में है, 2019 का है, 7.22 ये इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद आप समन को देख रहे हैं, ये मैनपुरी में है, 2019 का, 52.63, मतलब मोटे तौर पे 53 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। समसपुर को देखिएगा, रायबरेली का है, 2019, 79.94 ये इसका एरिया है। सांडी हरदोई जिले के हिसाब से हरदोई 2019, 30.85 ये टोटल एरिया है। सरसई नवार को देख लीजिए, ये इटावा का है, 2019 का ये भी है। और महीना और तारीखें याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2019 का ये भी है, 16.13 के आसपास इसका एरिया है। सूर्य सरोवर को देख लीजिए, ये आगरा का है, 4.31 और 2020 का ये मान्यता प्राप्त है, ये बाद वाला है। बुलंदशहर का जो अपर गंगा रिवर वाला यहाँ संरक्षित क्षेत्र है रामसर साइट, ये ब्रिजघाट से नरौरा तक फैला हुआ है, सबसे बड़ा है, ठीक है, इसका साइज सबसे बड़ा है और ये 265.99 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मोटे तौर पे आप इसे 266 स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो एक अच्छा खासा क्षेत्रफल है और ये नवंबर 2005 में मान्यता प्राप्त करता है। जगह इसकी बुलंदशहर है।
संत कबीर नगर यानी मगहर, और वहाँ पर है बखीरा पक्षी अभयारण्य जो कि जलीय पक्षियों का आवास है। 2022 फरवरी जो वेटलैंड डे था उस दिन इसे मान्यता मिलती है और 29 के आसपास इसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। कुल मिलाकर 10 हमने देख लिए हैं। अब आगे जो हमारा काम है उसमें हम ब्लू फ्लैग प्रमाणन की बात करेंगे और इसका जो सर्टिफिकेशन अलग अलग समुद्र तटों को मिलता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ कुछ सूचनाएं पहले देखिए दी हुई हैं। कहा गया कि अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप के मिनिकाय थुंडी और कदमत समुद्र तट को ब्लू बीच की जो प्रतिष्ठित सूची होती है उसमें शामिल किया गया। और ये ब्लू बीच होता क्या है? तो ये सबसे साफ सुथरे समुद्र तट होते हैं। चूँकि यहाँ हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो पर्यावरण से संबंधित ही डाटा हो सकता है। तो साफ सुथरे समुद्र तटों की बात यहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो स्वच्छ समुद्र तट होता है उसको प्राप्त होता है। ये एक तरह का इको लेवल है, इकोलॉजिकल लेवल। और ये तो लक्षद्वीप का मिनिकाय थुंडी और कदमत जो कोस्टल एरिया है उसको दिया गया है। लेकिन वैसे भारत में कुल जो इस तरह के तट होते हैं, मतलब ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले तट होते हैं, तो उनकी संख्या 12 हो गई। मतलब इसमें शिवराजपुर है गुजरात का, ये देखिए शिवराजपुर है गुजरात का, पादुबिद्री है कर्नाटक का, कासरकोट कर्नाटक का, कोवलम तमिलनाडु का, कप्पड़ केरल का, ईडन पुडुचेरी का, गोल्डन उड़ीसा का, ऋषिकोंडा आंध्र का, घोघला दीव का, दमन दीव दादरा नगर हवेली वो क्षेत्र, राधानगर ये अंडमान निकोबार का सबसे साफ सुथरा तट है, और कदमत बीच लक्षद्वीप आपने देख ही लिया। ये दोनों नए शामिल हुए, मिनिकाय थुंडी और कदमत बीच लक्षद्वीप के। तो डेनमार्क की एक फाउंडेशन है। प्रश्न ये उठता है कि ये सर्टिफिकेट आखिर कौन देता है, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा इसको दिया जाता है? तो डेनमार्क की एक फाउंडेशन है, इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE इसको कहा जाता है, फी कहते हैं ऐसे। तो इसकी ओर से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त जो इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन है उसको दिया जाता है। इसके ये जो प्रमाण पत्र होता है, प्रमाणन होता है, इसे पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये एक तरह का प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसा होता है। मतलब कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है यानी कोई एक मान्यता मिल रही है, तो ये पुरस्कार से कम नहीं है। और इसकी पात्रता हासिल करने के लिए बहुत कड़े मापदंड रखे जाते हैं। ऐसे ही किसी तट को ये नहीं दिया जाता है ना। तो यहाँ कड़े मापदंड होते हैं, पर्यावरणीय मापदंड होते हैं, शैक्षिक सुरक्षा संबंधी, पहुँच संबंधी मानदंड जो है उसकी एक लंबी चेन होती है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। उन पर जब आप यानी समुद्र तट जो है वो खरा उतरता है तब जाकर उसे ब्लू फ्लैग वाला जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। और ब्लू फ्लैग का मिशन क्या है? तो सीधी बात है भाई, पर्यावरण की सुरक्षा। तभी तो साफ सुथरे तटों को ये प्रोत्साहित कर रहा है। यानी समुद्र में जो गंदगी फैल रही है या जो तटों पर बढ़ता हुआ प्रदूषण है जिससे कि जलीय जीवन को और मनुष्य को स्वयं भी बहुत खतरा है, तो उससे निजात पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि पुरस्कार और अपना नाम करवाना, दुनिया में नाम रोशन करना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये हर इंसान की और हर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी ख्वाहिश होती है, हर देश की ख्वाहिश होती है। तो इसी लालच में सही, लेकिन लोग अपने तटों को साफ सुथरा रखेंगे, तो इसलिए ये पहल चल रही है। और इसमें पर्यटन का क्षेत्र जो है इसको भी निरंतर बढ़ाना। हालांकि पर्यटन को बढ़ाना और तट को साफ रखना ये दोनों जो है वो दूर दूर तक दोनों का कोई वास्ता नहीं। अगर आप किसी क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं तो बहुत कम संभावना है कि आप उसे एकदम से स्वच्छ रख पाएंगे। क्योंकि जहाँ भी पर्यटक जाते हैं ना, खासतौर पर अपने देश की अगर बात की जाए, जहाँ भी पर्यटक जाते हैं वहाँ अपने निशान छोड़ कर आते हैं और उसे मिटाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये पर्यटन जो है ये थोड़ा प्रदूषण को बढ़ाने का ही काम करता है, कम नहीं करता। आपको क्या लगता है, पर्यटक वहाँ पे कूड़ा बीनने के लिए गए हैं या कचरा साफ करने के लिए? अगर ऐसा करते तो धरती साफ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं, जितना उनका वेस्ट मटेरियल होता है सब वहाँ फेंक कर आते हैं। और तो और आप देखते हैं कि जो धार्मिक स्थल या ऐसी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं वहाँ पे निशान बना कर आते हैं, मोबाइल नंबर और न जाने क्या क्या। तो आप जानते ही हैं, मतलब इन सब चीज़ों का बुरा प्रभाव पर्यावरण पे और जो धरोहरें हैं उन पे पड़ता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, लेकिन साफ सुथरा पर्यटन। पर्यटक वहाँ आना चाहे जहाँ साफ समुद्र तट है और उसको साफ रखना उत्तरदायित्व है। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, इसमें खास बात क्या है कि आपको ये सब जो तट है ना इनका अता पता होना चाहिए, कौन सा किस राज्य में और लेटेस्ट कौन सा शामिल हुआ है। इसके बाद जो हमारी अगली बात होगी वो यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो पोथी पत्रा है उसको खोलेंगे। अभी तक हमने फुटकर जानकारियों को देखा है, थोड़ा डिटेल थ्योरी की यहाँ देखने की आवश्यकता है। क्योंकि पर्यावरण में सिर्फ तथ्य नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। पर्यावरण भी एक विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान की ही एक शाखा है, मतलब जीव विज्ञान की उप शाखा है आप कह सकते हैं। वैसे तो विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक, रसायन और जीव। तो ये जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, वही पुरानी घिसी हुई परिभाषा परिधन आवरण, 1000 बार आपको बताया है कई सारे वीडियोस में, तो आप भी सुनते सुनते ऊब गए होंगे।
परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढक्कन। तो चारों ओर से ढकने वाला ये ढक्कन है जो कि चारों ओर से हमें ढक कर सुरक्षा प्रदान करता है। ये ढक कर किडनैप नहीं करता है कि बोरी डाल दिया और किसी को ढक कर उठा ले गए ये जो है ये सुरक्षा देने का काम करता है। आप सुरक्षित रहें, इसलिए प्रकृति का ये एक तरह का सुरक्षा कवच होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम सुरक्षित रहना ही नहीं चाहते, हम इसी सुरक्षा कवच को फाड़ने और तोड़ने पर तुले रहते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें दो तरह के घटक होते हैं, एक तो भौतिक घटक होते हैं, साथ में रासायनिक भी होते हैं। हालांकि भौतिक घटकों में जो रासायनिक संयोजन है वो तो पाया ही जाता है। दूसरे होते हैं जैविक, तो इसीलिए दो ही भाग में बांटा गया है। बाद में आप आगे देखेंगे भी, जैविक और अजैविक। जो अजैविक है उसमें भौतिक रासायनिक दोनों को डाल दिया गया है और उन्हीं रासायनिक संयोजनों से बनते हैं जीव। तो जो जैविक घटक हैं जिनके अंदर जीवन है उनको एक तरफ कर दिया गया है। अब यहाँ वर्गीकरण जो पर्यावरण का सामान्य रूप से किया गया है उसमें भौतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक है और जैविकीय है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो यहाँ दिवस घोषित किया गया है वही विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि 1972 में 5 जून से लेकर 16 जून तक, ये तारीख मतलब एक पखवाड़ा या एक सप्ताह आप देख रहे हैं। तो इस सप्ताह के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चूँकि ये सम्मेलन 5 जून की तारीख से आरंभ हुआ था 1973 वाला, माफ़ कीजिएगा 1972 वाला, तो उसी के आधार पे अगले वर्ष से यानी 1973 से पर्यावरण दिवस मनाने का जो चलन है वो शुरू होता है। 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है उसका यहाँ जवाब दिया गया। अब इसके बाद वही सारी जो बातें हैं वो आप देख रहे हैं कि पर्यावरण के जैविक घटकों में जितनी जिंदा चीज़ें हैं वो सब आती हैं। मतलब एक छोटे से छोटा जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है। वायरस हालांकि जिंदा होते हैं कि मुर्दा, इस पर भी संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि वायरस अमर होते हैं, बस उन्हें जीवित कोशिका की तलाश होती है। हालांकि वो करोड़ों वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रह सकते हैं। तो वायरस को हम इधर नहीं रखते हैं, लेकिन जीवाणु से लेकर बड़े बड़े आकार के जो दैत्याकार वृक्ष होते हैं या जीव जंतु होते हैं उन सब के अंदर जीवन है, तो उनको हम जैविक घटक में डालते हैं। और बाकी जो जीवन के लिए संभावनाएं उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं जिनकी मौजूदगी के बिना जीवन की संभावना नहीं हो सकती है, जीवन संभव नहीं हो सकता है, तो उन सबको हम कहते हैं अजैविक घटक। ये खुद जिंदा नहीं होते हैं लेकिन जिंदा रहने के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा, जलवायु। जलवायु अगर नहीं रहेगी आप सोचिए क्या होगा, जल और वायु ही गायब हो जाए तो हम मिट जाएंगे, सीधी बात है, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो अजैविक घटक होते हैं यही हमें बनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आगे कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ एक बात कही गई है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके हिसाब से पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर या चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं का एक आवरण है जिसमें उनके साथ अंतरक्रिया भी शामिल है। मतलब ये आवरण जो है ये एक तरफा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये तटस्थ है, आपको ढक कर चुपचाप बैठा हुआ है। आप इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। यही तो है हमारी मदर नेचर, जो कि हमें चारों ओर से बिल्कुल वैसे ही पकड़ कर बिठाए हुए है जैसे हमारी माँ हमें बचपन में गोद में बिठाती। छोटे बच्चे को जैसे उसकी माँ गोदी में बैठा लेती है ना और वो सुरक्षित महसूस करता है, बिल्कुल हमारी स्थिति प्रकृति के साथ यही है। ये जो पर्यावरण है इसे हम अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपनी माँ मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें चारों ओर से प्रोटेक्शन देके, जैसे माँ रक्षा करती है छोटे बच्चे की, वैसे ही प्रोटेक्शन देके अपने अंदर सहेज कर रखता है और हम इससे वार्तालाप कर सकते हैं, इसकी चीज़ों को समझ सकते हैं और इससे बतिया सकते हैं। तो आप कहेंगे कि निर्जीव चीज़ों से कैसे बात की जा सकती है, लेकिन ये सब मानसिक तरंगें होती है, मन का अपना तरीका होता है बात करने का। कुल मिलाकर प्रकृति से जुड़ाव हमें रखना चाहिए, तभी हम बने रह पाएंगे। अब उसको आप माँ मानकर जुड़ाव रखिए या पर्यावरण का कोई घटक मानकर जुड़ाव आप रख सकते हैं, कुछ भी मानकर, क्योंकि जिंदा रहना है तो हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। और आज के समय में यही आवरण जो है ये नष्ट होता जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद हम आराम से देखेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होती है। पर्यावरण की परिभाषा हमने देखी है और उसमें सबसे अनिवार्य चीज़ आती है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी को आप मोटे तौर पे समझ लीजिए, ये विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, इकोलॉजी आप इसे कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम अपने पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण संबंधी A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम पारिस्थितिकी में डालकर पढ़ते हैं। तो ये पर्यावरण का अध्ययन है, ये खुद पर्यावरण नहीं है बल्कि पर्यावरण को जानने का तरीका है। तो यहाँ वही बताया गया कि जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ उनका जो संबंध होता है, सहसंबंध होता है, उसको जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो ये जो शाखा बनती है, एक नया विषय तैयार हो जाता है, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। जैसा आपको बताया वही डिफिनीशन है। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग नहीं, पारिस्थितिकी शब्द का नहीं, इकोलॉजी शब्द का।
ये तो हिंदी का शब्द है जो कि हमने अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके बनाया हुआ है, लेकिन मूल रूप से इकोलॉजी वर्ड जो है उसका यूज़ किया गया था एक जर्मन जैव वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, और ये समय था 1869 का, काफ़ी पीछे की बात। और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक तो है ओकियोस और दूसरा है लोगोस। दोनों को मिला दिया तो एक नया शब्द बनकर आया ओकोस लोगोस, जिससे कि बना इकोलॉजी। ओकोस का मतलब होता है, या ओइकॉस इसको कहा जाता है, जो मान लीजिए इसका मतलब होता है आवास, घर या हैबिटेट, ठीक। और दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो हम असल में अपने घर का अध्ययन कर रहे होते हैं। हम मनुष्य इतने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं कि हमें ये लगता है कि हम ईंटों का जो मकबरा खड़ा कर लेते हैं वही हमारा घर है, जिसमें 3-4 मंजिल होती है, नीचे की 2 मंजिल पे हम रहते हैं और ऊपर किराएदार रख लेते हैं, बस वही हमारा घर है। ताला लगा लिया, हम उसके राजा हैं। असल में हमारा घर ये प्रकृति है, ये पर्यावरण है। तो ये जो हमारा पारितंत्र है यही हमारा घर है और हम इसी का अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य ये है कि ये नष्ट हो रहा है, तो इसे नष्ट होने से कैसे बचाया जाए। जब हम इसके बारे में जानेंगे तभी बचा सकते हैं। तो ये सारा मामला है, और पारिस्थितिकी को जीवों के पारस्परिक और वातावरण के साथ उसके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अध्ययन हम यहाँ पे एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि साइंटिफिक वे में करते हैं, यानी हर मुसीबत का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण की ये चीज़ जो है ये असंतुलित हो रही है। अब क्यों हो रही है, पहले तो पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ असंतुलन हो रहा है, कहाँ कहाँ समस्या है। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा कारण है। और जब एक बार कारण मालूम हो जाता है तो हम उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करते हैं, और इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन। तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद वही जैविक अजैविक घटक का कॉन्सेप्ट घूम रहा है। साथ में पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीवों तथा उनके वातावरण का परस्पर अध्ययन किया जाता है, बल्कि जीवों का जो पूरा जत्था है, उनकी समष्टि है, उनसे बनने वाले समुदाय हैं, फिर कई सारे समुदायों से बनने वाला पारितंत्र, और ऐसे ही छोटे बड़े बहुत सारे पारितंत्रों के आपस में संयोजन से बनने वाला बायोम, इन सब का अध्ययन, और बहुत सारे बायोमों से मिलकर बनने वाला जैवमंडल, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें स्वरूप क्या होता है, बायोस्फीयर का होता है। बाकी जितने हैं वो एक क्रम से इससे छोटे हैं। यहाँ कुछ स्तर दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्तर में सबसे पहले तो एक सिंगल चीज़ आती है। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए एक सरल उदाहरण, घर में आपने कोई डिश बनाई है, मतलब कोई भोज्य पदार्थ बनाया है, हलवा बनाया है या कुछ भी बनाया है जो आप बनाना चाहें। आपको ये पता करना है कि उसमें चीनी या नमक, अगर नमकीन है तो नमक, मीठा है तो चीनी, तो वो ठीक मात्रा में है या नहीं। तो तरीका क्या है, आपके पास अंदाजा तो है लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक चम्मच निकाल कर चखेंगे, यही तरीका होता है, या किसी को चखाएंगे। आप पूरा हलवा तो खाएंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कढ़ाई उठाए और खा गए और स्वाद का पता लग गया, तो बाकियों को आप क्या खिलाइएगा। तो कहने का मतलब ये कि नमूना लिया जाता है, स्पेसिमेन लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, और उसी के आधार पर हम स्टडी करते हैं। तो वैसे ही पारितंत्र या पारिस्थितिकी संगठन को जानने के लिए हर जीव का एक सिंगल नमूना लिया जाता है, मतलब उससे पहले एक इकाई के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए पहला जो इसका स्तर होता है वो जीव होता है, जिसे कि हम व्यष्टि कहते हैं। ये अध्ययन की सबसे आधारभूत और मूल इकाई होती है। उसके बाद इसी तरह के जब और भी जीव वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले, तो उनसे बनती है समष्टि। और बहुत सारे जो समष्टि वाले जीव हैं वो भी आसपास रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, परस्पर संबंध होता है और उसी संबंध के सहारे उनका जीवन चलता है। समुदाय बनता है, फिर जीवों के बहुत सारे समूह मिलते हैं तो समुदाय बनता है। एक क्षेत्र में ये निवास करने वाली जीवों की संख्या होती है, आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं, और अंत में इन सारे समुदायों का जब आपस में तालमेल बैठता है तो पारितंत्र बनता है। तो इसी क्रम में आप इसे पढ़ सकते हैं। कभी कभी कहता है कि इसका क्रम अरेंज करके बताइए। अब दे देगा कि व्यष्टि है, उसके बाद ऐसे एरो, उसके बाद दे देगा समुदाय, ठीक है, उसके बाद दे देगा आपका समष्टि, उसके बाद दे देगा पारितंत्र। कहेगा कि बताइए ये जो क्रम यहाँ बैठाया गया है ये सही है अथवा नहीं है, इसमें से कौन सा सही है। ऐसे ही 4 आपको घुमा फिरा कर दे देगा, तो आपको सही अरेंजमेंट पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है व्यष्टि, उसके बाद उससे समष्टि, बहुत सारी समष्टियों से समुदाय, और बहुत सारे समुदायों से पारितंत्र। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावास और जीवों को भी देख लेना आवश्यक है। तो प्राकृतिक पर्यावास यानी हैबिटेट की बात हो रही है। हैबिटेट एक भौतिक पर्यावरण होता है, मतलब इसमें अजैविक घटक होते हैं जो कि जो जैविक पदार्थ हैं, जीवित जीव हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। तो ये ऐसा स्थान होता है जहाँ कोई जीव निवास करता है। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब है कि कोई गुफा हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, कोई पेड़ पर रहने वाला प्राणी है तो उसके लिए पेड़ हो सकता है। सिर्फ रहने की ही बात नहीं है, रहने के साथ साथ उसे अपने दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करने के लिए सारे संसाधन मिल जाएं उस स्थान पे,
तो उसको कहा जाता है हैबिटेट। और ये एक तरह से उसके लिए पूरा एक कंप्लीट अरेंजमेंट होता है। तो प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे हाथी है, जंगल में रहता है, अब रहने के लिए तो उसको एक पेड़ की छाया ही चाहिए, पर्याप्त है। लेकिन खाने के लिए उसे भारी मात्रा में टहनियाँ और पत्तियाँ चाहिए होती हैं। नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह पे, एक स्थान पे उसे उपलब्ध हो जाएंगी तो वहाँ वो आराम से रहेगा। तो वही उसका हैबिटेट। ठीक ऐसे ही बाकी जीवों के लिए भी आप समझ सकते हैं। तो ये जीव का वो स्थान होता है जहाँ वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। अब वही हाथी वाला एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा दूसरे ढंग से दिया गया है। मतलब ये बताने का प्रयास किया गया है कि सारे हैबिटेट सारे जीवों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र भी तो एक हैबिटेट है, एक पर्यावास है, वहाँ भी बहुत सारे जीव रहते हैं। लेकिन क्या आप हाथी को समुद्र में रख सकते हैं? या एक व्हेल मछली है बड़े साइज़ की, उसको आप ले आकर जंगल में पाल सकते हैं? संभव नहीं है। वो जिस हैबिटेट की है, जिस हैबिटेट के हिसाब से उसकी आवश्यकताएं हैं, वहीं पर सर्वाइव कर सकती है। तो यहाँ हैबिटेट जो है वो विशिष्ट जीव प्रजातियों के लिए धारण क्षमता अपनी बनाए हुए है। वैसे ही यहाँ कहा गया कि एकल समुद्री पर्यावास जो है उसमें बहुत सारे, अब हैबिटेट जो है ना उसमें जैसे मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में जैसा आपको बताया कि पेड़ की छाया हाथी को चाहिए होती है, तो वहाँ वो आराम से अपना विश्राम कर सकता है। नहाने के लिए पानी मिल रहा है, खाने के लिए बहुत सारी वनस्पतियाँ मिल रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हाथी वहाँ पूरी तरह से अपनी मोनोपोली चला रहा होगा। बहुत सारे छोटे बड़े और भी जीव होंगे जिनकी आवश्यकताएं हाथी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होंगी। मतलब वो भी शाकाहारी होंगे, उन्हें भी घास फूस और पत्तियाँ ही चाहिए होंगी। हाथी जो है वो पेड़ की टहनियाँ झुका देंगे तो जो पत्तियाँ हैं वो बाकी छोटे जीवों को उपलब्ध हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह का मतलब जो अन्य जीव हैं वो भी साथ साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं। नहाने के लिए, पीने के लिए पानी उनके लिए भी उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ जो हैबिटेट है वो बहुत सारी प्रजातियों को अपने अंदर आश्रय दे सकता है जिनकी ज़रूरतें आपस में मिलती जुलती हो। वैसे ही समुद्र का अगर एग्जाम्पल देखें तो व्हेल अकेले तो रहती नहीं है, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे समुद्री जीव तमाम रहा करते हैं। तो सबकी आवश्यकताएं जो है वो पानी से जुड़ी हुई हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ हैबिटेट कई सारी जीव प्रजातियों का आश्रयदाता हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का पता होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पर्यावास के लक्षणों को उसके संरचनात्मक घटकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। घटक कौन कौन से हैं? तो स्थान है, भोजन है। पहली चीज़ तो स्थान ही है, रहने का ठिकाना आपको मिलता है। दूसरा है भोजन, पानी और आश्रय। स्थान का मतलब आश्रय नहीं होता है। स्थान तो एक ऐसा हो गया ना जहाँ आप खड़े हो गए, सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, वो भी एक स्थान है। लेकिन यहाँ क्या आप वहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हैं? सड़क के किनारे आप क्या अपना डेरा डंडा डाल सकते हैं? संभव नहीं है। झुग्गी डालेंगे, अभी नगर निगम वाले आके उठा ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा स्थान जहाँ आप स्थिर होकर रह सकें, चैन से जी सकें, उसको कहा जाता है हैबिटेट। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद ये बताया गया कि पृथ्वी में जो पर्यावासों की तादाद पाई जाती है, तो मूल रूप से इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका स्थलीय होता है, उसमें जंगल भी हो सकता है, घास भूमि भी हो सकती है। मरुस्थल भी हो सकते हैं, मरुस्थल भी एक हैबिटेट है, उसमें भी कुछ जीव पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर का अपना ही तरीका है, वहाँ बहुत सारी जीव प्रजातियाँ रहा करती हैं। जैसे डॉल्फिन को आप देखते हैं, घड़ियाल भी साफ पानी में रहते हैं। ज्वार नदबुक और मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं, ये तो तमाम जीव प्रजातियों का निवास स्थान होते हैं। यहाँ समुद्र और जो सामान्य नदी का पानी होता है उससे कहीं ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये प्रोडक्टिव एरिया होते हैं। इसके बाद समुद्र तो है ही है, समुद्र सबसे बड़ा है, उसके अंदर न जाने कितनी प्रजातियाँ अभी मालूम ही नहीं है कौन कौन सी। तो ये एक बड़े साइज़ का हैबिटेट। अभी हम इस पर पर्याप्त चर्चा करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आगे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए अगला वाला लेक्चर देखना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग हैबिटेट और निके में कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर होता है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।